जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एससीएस एकेडमी की ऑनलाइन करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब तक हम करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर डिस्कशन करते हैं रोज, लेकिन आज से हम एक नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। उसके साथ साथ कि जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी चर्चा करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में उन टॉपिक से करंट अफेयर के किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मैंने हाल ही में पढ़ाया था आपको करंट अफेयर में कि सेलेस्टे साउलो जो है, इनको हाल ही में मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपका उत्तर है डी। अगर हम सेलेस्टे साउलो की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा 2014 से ये अर्जेंटीना का जो मौसम विभाग है, याद रखिएगा अर्जेंटीना के मौसम संस्थान जो है, यहां पर ये पहले से ही निदेशक के पद पर है 2014 से। इनके इस एक्सपीरियंस को देखते हुए ही मौसम विज्ञान संगठन ने इन्हें महिला सचिव के तौर पर नियुक्त किया और ये पहली महिला सचिव हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। अगर हम बात करें पर्टिकुलर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। लगभग 192 के आसपास सदस्य देश हैं और ये जो संस्थान है, ये संस्थान वैश्विक स्तर पर विभिन्न सदस्य देशों के साथ मौसम संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, तकनीकों का आदान प्रदान करता है और जरूरत पड़ने पर सहायता भी उपलब्ध कराता है। इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, जो यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत आती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो एग्जाम में याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइएगा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों, वैश्विक स्तर पर जो मौसम संबंधी व्यवस्था है, उसमें जागरूकता फैलाने के लिए ही इसके स्थापना दिवस को 23 मार्च को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे स्माइल एम्बेसडर के तौर पर नामित किया है। महाराष्ट्र ने हाल ही में, याद रखिएगा, स्वच्छ मुख एक अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत अलग अलग 5 संदेशों पर ये कहीं ना कहीं जागरूकता फैला रहे हैं, जिसमें ब्रश करना, मुंह धोना, स्वच्छ खाना खाना, सिगरेट ना पीना और साल में 2 बार कम से कम डॉक्टर को, डेंटिस्ट को दांतों का चेकअप कराने के लिए जाना। ये 5 संदेश में किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के प्रति लोगों को जागरूक करने का, प्रेरित करने का काम किया जा रहा है। और इस अभियान के तहत स्माइल एम्बेसडर का चुनाव किया गया और सचिन तेंदुलकर जी को स्माइल एम्बेसडर के तौर पर नामित किया गया महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के द्वारा। अब जैसे इसको नामित किया गया, तो याद रखिएगा 5 साल के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ सचिन तेंदुलकर जी का एक एमओयू साइन हुआ है, पैक्ट हुआ है, जिसके चलते 5 साल तक ये इसके तौर पर नामित रहेंगे, काम करते रहेंगे और इसको लेकर इनको जो भी पेमेंट किया जाना है वो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो दोस्तों, स्माइल एम्बेसडर किसको, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जी को किस अभियान के तहत, स्वच्छ मुख अभियान के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रही शानन जल विद्युत परियोजना किन राज्यों के बीच विवादित बिंदु है। याद रखिएगा, परियोजना का नाम पहले ठीक से पढ़ना है। शानन जल विद्युत परियोजना के बारे में बात की गई है और ये जल विद्युत परियोजना पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में विवाद का मुद्दा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो राजा मिलते हिमाचल प्रदेश के पहले, उनका नाम है जोगिंदर सिंह। अब जोगिंदर सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते थे ना, इन्होंने क्या किया कि 99 साल के लिए, कितने साल के लिए, 99 साल के लिए हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला है, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शानन जल विद्युत परियोजना जो है, ये क्षेत्र 99 साल के लिए किसको दे दिया था, पंजाब को दिया हुआ था, पट्टे पर। किस पे दिया गया था, याद रखिएगा, पट्टे पर दिया गया था, लीज पर दिया था। कितने साल के लिए, 99 साल के लिए राजा जोगिंदर सिंह जी ने। अब इसका जो समय है वो 2024 में पूरा हो रहा है, मतलब 2024 से पहले 99 साल हम जाएं तो इनके इतने साल के लिए लीज पर मिला था मंडी का इस परियोजना वाला क्षेत्र, किसको, पंजाब को। अब 2024 में जैसे ही ये खत्म होने वाला है, तो पंजाब सरकार बोल रही है कि लीज का टाइम बढ़ाना चाहिए
और हिमाचल प्रदेश बोल रहा है कि नहीं भाई हमें हमारा क्षेत्र वापस चाहिए। तो इस वजह से दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है। कौन सा? शानन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो शानन जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है और ये पंजाब सरकार के साथ विवाद का मुद्दा बना हुआ, याद रखिएगा, शानन जल विद्युत परियोजना एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाल ही में समाचारों में देखी गई ERSO पहल किसके द्वारा शुरू की गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा ERSO एक महत्वपूर्ण पहल है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, इसका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इस प्रकार से रिलेटेड जो भी खराब चीजें होती हैं उसकी मरम्मत की राजधानी बनाना है या मरम्मत का हब बनाना है भारत को। तो किसी भी प्रकार की ऐसी चीज का मरम्मत का भारत को हब बनाना है और उस हब बनाने के लिए जो नीतियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा रहा है उस परिवर्तन से संबंधित है ERSO पहल, ये याद रखना है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं भारत को मरम्मत का हब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये पहल शुरू की गई है। कौन सी? ERSO। तो याद रख लीजिएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा फुट रोट रोग किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा फुट रोट रोग जो है वो किस फसल से संबंधित, जब ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे चावल से संबंधित है। कुछ ही दिनों पहले की बात है कि इस रोग से रिलेटेड जो चावल पैदा करने वाले देश के किसान हैं, है ना, और ये किसानों ने देखा कि नर्सरी में जब चावल के पौधे तैयार किए जा रहे थे तो उन पौधों में उन्होंने देखा कि फुट रोट रोग जो है वो दिखाई पड़ रहा है। तो इसके कारण से उनमें चिंता हुई और उन्होंने बोला कि भैया बासमती चावल जो होता है, एक सुगंधित चावल की किस्म है बासमती, तो बासमती चावल की जो रोपाई का काम होगा उसके लिए अब 1 माह बाकी है अगला, मतलब इस समय निकट आ गया है। ऐसे में नर्सरी में जो पौधे उगाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, उन पौधों के अंदर ये रोग देखना मतलब बासमती चावल की उत्पादन पर फर्क पड़ने वाला है। तो इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और कहीं ना कहीं इसके समाधान के लिए सरकार से बात की है। कौन से रोग के लिए? फुट रोट रोग के लिए। ये फुट रोट रोग एक कवक के कारण होता है, याद रखिएगा, कवक के कारण होता है। ये कवक मृदा और बीज के संक्रमण के कारण ये बनता है ना, और इनके कारण उपजता है ये कवक। और ये कवक जब इस प्रकार के पौधों पे लग जाता है तो पौधे की जो पत्ती होती है वो पीली पड़ने लगती है और पौधा जो होता है वो सूखने लगता है और सूख कर मर जाता है। तो याद रखिएगा फुट रोट रोग जो है वो बासमती चावल की किस्म खास तौर पर उसको बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करने वाला है, ऐसा मानकर इसको लेकर चिंता व्यक्त की गई है और इसके समाधान खोजने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा फुट रोट रोग क्या है, तो बोलेंगे ये एक कवक से प्रभावित रोग होता है जो कि बीज और मृदा से संक्रमित होता है। इसमें पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पौधा सूखने लगता है धीरे धीरे और अंत में मर जाता है। इससे उसका उत्पादन प्रभावित होगा। कौन से चावल का? बासमती चावल का, क्योंकि आने वाले समय में उसका रोपण किया जाना है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो हाल ही में NHPV लिमिटेड ने फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 480 मेगावाट के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह योजना किस देश में लागू होने जा रही है? तो याद रखिएगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हाल ही में भारत यात्रा पे थे और कहीं ना कहीं उस यात्रा के दौरान मोदी जी के साथ नई दिल्ली में इस परियोजना के ऊपर इसके समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए हैं, बातचीत की गई है और ये किसके साथ है? नेपाल के साथ है। कितने मेगावाट की? 480 मेगावाट की परियोजना है। नाम क्या है? तो याद रखिएगा फूकोट करनाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसमें पनबिजली की बात की गई है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ याद रखिएगा ये नेपाल में हो रही है, इंपॉर्टेंट परियोजना है और ये इसमें करनाली नदी जो है नेपाल की, उससे पानी लिया जाएगा, उसके माध्यम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, जो कहां पर है? नेपाल में है नदी। ठीक, अब इसमें जो भी खर्चा होगा, जो विकास होगा, वो भारत करवाएगा और इसकी ऊर्जा का उपयोग कौन करने वाला? नेपाल करेगा। तो याद रखिएगा ये नेपाल में शुरू होने वाली है। अगर हम बात करें NHPC की, तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो
1975 में स्थापित किया था, फैजाबाद में है, और पनबिजली से संबंधित व्यवस्था के लिए एक जिम्मेदार एजेंसी है, एक भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जो एक मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त हुए, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या, एनएचपीसी। तो इसके माध्यम से नेपाल में फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से 480 मेगावाट बिजली तक का फायदा होगा नेपाल को। ठीक है, किसके साथ हो रही है ये, नेपाल के साथ हो रही है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। दूसरा कथन, इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। तीसरा कथन है, ओपेक प्लस में वे गैर ओपेक देश शामिल हैं जो दुनिया के प्रमुख तेल निर्यातक हैं। चौथा कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और सऊदी अरब इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो याद रख लीजिएगा, ना ये सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। जहां यूएसए आ जाए वहां पर इसको हटा ही देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही क्या है, ओपेक। याद रखिएगा कि इसको लेकर ये चर्चा में रहा है। हाल ही में ओपेक राष्ट्र जो है, इनकी एक बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने संयुक्त रूप से निर्णय लिया कि अब हमें तेल के उत्पादन को, खनिज तेल जो कच्चा तेल है उसके उत्पादन को अब कम कर देना चाहिए। तो उत्पादन में कटौती का उन्होंने प्रस्ताव पास किया, जिसके तहत अब वो कम कच्चा तेल उत्पादन करेंगे फिलहाल कुछ समय के लिए। ठीक है, तो ये किसने डिसीजन लिया, ओपेक ने लिया है। ठीक, अब ओपेक जो है वो क्या संस्था है दोस्तों, तो याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर ये प्रमुख तेल उत्पादक देशों की संस्था है। जितने भी ऐसे देश हैं जहां पर पेट्रोल उत्पादन होता है, उन देशों ने आपस में एक संगठन बना लिया, एक समूह बना लिया। ये संगठन इसलिए बनाया क्योंकि ये देश वैश्विक बाजार को अपने इस समूह के माध्यम से प्रभावित कर सकते हैं, और जो कच्चे तेल के उत्पादन से जो लाभ प्राप्त हो सकता है उसमें सामूहिक भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो इसलिए ये संस्था बनाई गई है, कौन सी, ओपेक। अगर हम दोस्तों ओपेक की बात करते हैं तो याद रखेंगे 14 सितंबर 1960 को ओपेक जो है वो स्थापित किया गया था। संस्था के समय ये कहां पर, बगदाद में स्थापित किया गया था, और ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये सभी संस्था इसकी, ये सभी देश इसके संस्थापक सदस्य रहे। वर्तमान में देखें तो इसके 13 देश सदस्य हैं, जिसमें अंगोला है, अल्जीरिया है, कांगो गणराज्य है, इक्वेटोरियल गिनी है, गेबॉन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया है, नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, वेनेजुएला है। तो ये देश इसके शामिल हैं। याद रखिएगा, तो 13 देश इसमें फिलहाल शामिल, और ये सभी के सभी देश जो हैं ये पेट्रोल उत्पादक देश हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये आपसी एक संगठन बनाया है वैश्विक स्तर पर बाजार को प्रभावित करने के लिए। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो 1965 से वियना, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय, याद रखिएगा, और वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, तो इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये ओपेक चर्चा में रहा, इसलिए हम लोगों ने इसको देखा। अगर हम बात करें ओपेक प्लस की, तो ओपेक प्लस जो है वो दोस्तों याद रखिएगा, ये गैर ओपेक देश हैं। क्लियर, गैर ओपेक देश शामिल हैं, याद रखना है, ओपेक से अलग। और ये भी क्या है, प्रमुख तेल निर्यातक हैं। इसमें मलेशिया, मैक्सिको, बहरीन सहित 11 देश शामिल है। इनको ओपेक प्लस के नाम से आप लोग जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये चर्चा में रहा है, जिसको हम लोगों ने आज चर्चा किया है। अगर हम भारत में तेल की बात करें दोस्तों, तो भारत सबसे ज्यादा रशिया से लेता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है, तो याद रखिएगा रेजर पे जो है इसने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है यूपीआई के क्षेत्र में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। तो ये याद रखिएगा रेजर पे ने किया है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया है, तो सौरभ गांगुली जी को किया है। सौरभ गांगुली जी पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, और त्रिपुरा ने इसको पर्यटन विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर स्थापित किया है। याद रखिएगा, त्रिपुरा जो इसकी राजधानी अगरतला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके। आगे बढ़े तो आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने, तो शुभमन गिल। शुभमन गिल जो है दोस्तों, उन्होंने हाल ही के आईपीएल के 16वें सीजन में लगभग 890 के आसपास रन बनाए हैं, जिसके कारण वो 23 साल की उम्र में ही सबसे ज्यादा एक आईपीएल सीजन में रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 700 रन उन्होंने बनाए हैं। अगर हम एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने खिलाड़ी की बात करें दोस्तों, तो लगभग 973 रन बनाए हैं विराट कोहली ने 2016 के आईपीएल में। तो इनके नाम है सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एक सीजन में। लेकिन युवा क्रिकेट की बात करें, युवा क्रिकेटर की बात करें, तो शुभमन गिल ने बनाए हैं 890 रन। 700 रन की बात हो रही, इन्होंने 800 रन बनाए। ठीक है, तो शुभमन गिल इसका उत्तर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो वो है विराट कोहली। लगभग 7000 से ज्यादा रन बना चुके हैं विराट कोहली।
आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो याद रखिएगा विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने 7 शतक लगाए हैं आईपीएल में। इनके पीछे 6 शतक लगाकर क्रिस गेल, जिनको यूनिवर्सल बॉस के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्रिस गेल पहले आगे थे, विराट कोहली के 5 शतक थे, लेकिन विराट कोहली ने आईपीएल के 16वें सीजन 2023 में 2 शतक लगा दी। इसके बाद 7 शतकों के साथ सबसे नंबर 1 पर विराट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे फिजी ने। फिजी जो है, इसने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब फिजी की यात्रा पर गए थे तब इन्होंने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया था। और याद रखिएगा कि भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो है, उस पॉलिसी के तहत भारत जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, ईस्ट कंट्रीज, उनके साथ संबंध अपने प्रगाढ़ बना रहा है। और इस पॉलिसी के तहत ही भारत जो है वो FIPIC सम्मेलन में भाग लेने गए। याद रखिएगा कि FIPIC जो सम्मेलन है, ये बोल सकते हैं कि भारत प्रशांत द्वीप सहयोग संगठन है, जो कि मोदी जी की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था और इसका 3रा सम्मेलन रहा। इसमें मोदी जी अभी अटेंड करने के लिए गए थे। कहां हुआ था ये? पापुआ न्यू गिनी में हुआ था। अब यहाँ पर फिजी के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सितविनी रबुका। ये प्रधानमंत्री जो रहे, इन्होंने हाल ही में चर्चा में भी रहे थे कि स्वागत करने के लिए मोदी जी के पैर भी पड़े थे। तो इन्होंने फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान का नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मोदी जी को दिया। इसके अलावा न्यू पापुआ गिनी जो है, इसने भी अपना सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। लेकिन फिजी का नाम याद रखिएगा, सम्मान का नाम याद रखिएगा कि कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान था जो दिया गया है। और मोदी जी यहां पर FIPIC सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ सौदा किया? किट जो आपका बैट बॉल जो किट होती है, इस किट को लेकर सौदा जो किया गया वो एडिडास के साथ किया गया है। एडिडास जो है एक जर्मन कंपनी है और 1924 में हुई थी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सामान होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, शूज होते हैं, ये बनाने वाली एक बहुत पुरानी कंपनी है। याद रखिएगा, जर्मन कंपनी है, 1924 में स्थापित की गई थी और इसके शूज बेहतरीन होते हैं स्पोर्ट की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, रवनीत कौर जी को प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये 1988 बैच पंजाब की IAS रही हैं, कलेक्टर रही हैं, याद रखिएगा। और इन्हें ही प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला चेयरपर्सन के तौर पर चुना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है दोस्तों, वो बना था 2009 में और इसको 2009 में जो स्थापित किया गया वो विशेष उद्देश्य से स्थापित किया गया था। भारतीय जो व्यावसायिक व्यवस्था उसमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए, व्यापारियों के हितों के संरक्षण के लिए, कहीं ना कहीं व्यापारिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग काम करता है, जो 2009 में बनाया गया। और ये एक सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था का मतलब है कि कानून के तहत संस्था है। इसके लिए 2002 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत बोल सकते हैं कि ये संस्था स्थापित की गई है। सांविधिक संस्था है और एक अर्ध न्यायिक संस्था के तौर पर ये मौजूद है, जो भारत में प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट व्यवस्था की देखरेख करती है और व्यवस्था करने का काम करती है। तो ये हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बात किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया। ये क्वेश्चंस उन टॉपिक्स पे थे जो हमने पिछले करंट अफेयर के कुछ क्लासेस में डिस्कशन किए थे। तो आप लोगों की क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा होगा कि एग्जाम में कैसे टॉपिक को पढ़ें, उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बेहतर लगा होगा। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो सब्सक्राइब करिए। यही हमारे लिए आपकी तरफ से मोटिवेशन होता है। आज के लेक्चर में इतना ही। मिलता हूं अगले लेक्चर में फिर नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।